ना तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस हमारी कहानी की शुरुआत एग्जैक्टली उसी मोमेंट से होती है और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि नाइट ऑफ स्क्वाड का ये जो वाइस कैप्टन था या फिर मैं ये कहूँ कि वाइस कमांडर वो यहाँ पे अपने म्यूटेटेड बीस्ट में आते साथ ही ज़ूकिंग को खुलते हुए कहने लगता है कि बेटा अब तू गया काम से, तूने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। लेकिन गाइस जैसे ही वो ज़ूकिंग के ऊपर हमला करने जाता है ना, ज़ूकिंग भी यहाँ पर अपने कमाल दिखाना शुरू कर देता है, जहाँ उसी ट्रांसफॉर्मिंग स्क्रप्चर का यूज करते हुए एक वाटर ड्रैगन को बनाता है और जिसके बाद उसके ऊपर हमला करके इसका खेल खत्म कर देता है। तभी यहाँ पे उसके ऊपर भी एक हमला हो जाता है, लेकिन ज़ूकिंग बहाल से बच चुका था। ये और कोई नहीं बल्कि मर्फोर्ड प्रिंस है, जो कि यहाँ आते साथ ही कहता है कि वो जो सिर जिसके पीछे तुम पड़े हुए ना, ये मेरा है। फॉर द रेफरेंस मैं बता दूं कि ये वही बंदा है जो कि थर्ड हाइनेस को एस्कॉर्ट करते हुए यहाँ पे लाया था और इनका क्लैन और जो सेवन ब्लड आइज है इनके बीच एक अलायंस है और ये लोग मिलजुल के काम करते हैं। अब यहाँ पे ज़ूकिंग का साथ ही बताने लगता है कि ये बहुत ज्यादा रूथलेस है और ये की कंडेंसेशन के बिल्कुल परफेक्शन लेवल पे है, जिसका मतलब इसे हम छेड़ नहीं सकते। तो जूनियर ब्रदर बेहतर यही होगा कि इसके रास्ते से हम हट जाते हैं। अब वाइस कैप्टन यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो मर्फोर्ड प्रिंस है उसके ऊपर हमला करने के लिए चाहता है, जो देखकर ज़ूकिंग भाई वांगलैंड के यूनिवर्स का है, कैसे पीछे हट सकता, वो भी उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। और ये सीन गाइस जहाँ पे सबसे पहले मर्फोर्ड प्रिंस के ऊपर वो हमला करता है हल्का सा, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और हवा में जंप करते हुए उसके सिर पे लैंड करके सीधा जो कमांडर था उसके ऊपर हमला कर देता है और यहाँ दोनों सेम वक्त पे अटैक करते हैं। लेकिन भाई ज़ूकिंग बंदा ही अलग है, वो पहले मार के लुटा देता है। अब यहाँ इस बंदे की सटक जाती है और कहता है कि आखिर तुम हो कौन। और ये लाइन गाइस, हु द हेल आर यू, लाइन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिकार को छीनने की है। लेकिन मैं अपना मेन कैरेक्टर कोई डब्बू वब्बू नहीं है कि कोई बोल रहा चिल्ला रहा भाई मैं दब जाऊं छुप जाऊं, नहीं, वो यहाँ पे अपने उस वेनम जैसी चीज को यानी कि अपनी शैडो को एक्टिवेट करता है और सीधा उसके पैर के पास ले जाते हुए जैसे ही अपना एक इशारा करता है ना, तो यहाँ पर काफी सारे आइस लैंशेस बन जाते, बिल्कुल उसकी नेक को ऐसे फाड़ने वाले थे, इतना करीब तक पहुंच चुका था। और तब वो कहता है कि आखिर तुम कौन हो जो यहाँ हमारे टीम 6 के किल को चुरा रहे हो, हमारे शिकार कौन से छीन रहे हो, हाँ आखिर हो कौन। यहाँ से वो तभी जाते हुए कहने लगता है कि एक बात याद रखना, इसका बदला मैं तुमसे लेके रहूंगा। और तभी कैप्टन यहाँ पे आ जाता है, इसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। वो बंदे तो चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़ूकिंग को देखो वो कहने लगता है कि क्या बात है, मैंने तुम्हारी जान बचा ली, देगा मुझसे डर के ये भाग गए हैं, तब चुपचाप मुझे 100 स्पिरिट स्टोन्स दे दो, जिसके बाद मैं ये सारा मैटर संभाल लूंगा। अब ज़ूकिंग कहने लगता है कि पर मेरे पास इतने सारे नहीं है, जिस पे कैप्टन कहते हैं कि पर जिस बंदे को तुमने अभी निपटाया ना, इसके ऊपर बहुत बड़ी बाउंड्री है। जिसके बाद वो जोर जोर से हंसते रहते हैं और कहता है कि चिंता मत करो यार, मैं इतना बड़ा वाला भी नहीं हूँ। अब तभी ये लोग ऐसे जाने लगते हैं, सभी लोग आज सेलिब्रेट करने वाले थे क्योंकि यार इनके कैप्टन और इनके जूनियर यानी कि ज़ूकिंग ने बहुत ही बड़े बंदे को निपटाया है आज। तभी यहाँ पे ऑक्टोपस मेंबर यानी कि वही वर्ल्ड पर्सन यहाँ पे ज़ूकिंग के पास आता है, कहने लगता है कि यार तुम तो बड़े कमाल के हो, तो अगर फ्री टाइम है तो क्या तुम मुझे थोड़े मूव सिखा सकते हो। लेकिन ज़ूकिंग उसकी बात पे ध्यान नहीं देता। यहाँ पे तभी जो ट्राइगर ब्रीडर्स थे उनमें से कुछ को वो आजाद कर देता है, लेकिन यहाँ पर एक बंदा था यानी कि एक छोटा बच्चा था जो कि यहाँ पे धीरे धीरे म्यूटेट भी कर रहा था, साथ ही यहाँ पर उसकी कॉन्शियसनेस भी अभी भी जिंदा थी और वो बस यहाँ पे खुद से यही कह रहा था कि बस एक दिन और उसके बाद ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस एक दिन और जिंदा रहना है मुझे। एक बार मैं नर्चर हो गया ना तो मुझे खाने के लिए रोटी मिलेंगी, बंस मिलेंगे, बस मुझे एक ट्रेजर ब्रीडर बनना है और जिसके बाद सब कुछ बदल जाएगा, मेरी छोटी बहन को भी खाने के लिए मिलेंगे। अब ज़ूकिंग को अपने बचपन के दिन याद आते हैं। अब यहाँ उसके बचपन के दोस्त यही बात कर रहे थे कि अगर आगे चलकर वो लोग ट्रेजर ब्रीडर्स बन जाते हैं ना तो उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा बहाल हो जाएगी। अब यहाँ कुछ दोस्तों को तो सिलेक्ट कर लिया जाता और जो बच्चे कुछ थे वो लोग यही कह रहे थे कि यार काश हमें भी चुन लिया जाता तो कितना अच्छा होता ना। अब प्रेजेंट टाइम में ज़ूकिंग जब इस बच्चे के अंदर अपना अतीत देखता है ना तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और फिर वो सीधा जाकर एक व्हाइट पिल उसके मुंह में रख देता है और कहने लगता है कि तुम्हें सर्वाइव करना है ताकि तुम स्टीम्ड वन खा सको। अब ये कहते हुए सभी लोग सेलिब्रेट करने के लिए रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, जहां ज़ाओ किंगपेंग जो कि 7th लेवल ऑफ की कंडेंसेशन के स्टेज पे अब पहुंच चुका है, वो भी यहाँ पे आया हुआ था और उसे भी ज़ूकिंग को देखकर काफी अच्छा लगता है। जहाँ सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे उसके नाम से साथ ही वो बताने लगता है कि तुम कमाल के हो, तुम तो होमिसाइड डिपार्टमेंट में पहुंच गए और मुझे कोस्ट डिफेंस डिपार्टमेंट में भेजा गया, काश मैं तुम्हारे साथ होता। अब यहाँ पे हमें शिया हुई के बारे में बताया जाता है जो कि डिस्पैच डिपार्टमेंट में पहुंच गई, लेकिन ज़ीमे को फिलहाल कोई स्पॉट नहीं मिला, लेकिन मिल जाएगा आगे चल के। अब यहाँ पे थोड़ी देर बाद हम ज़ाओ किंगपेंग को देखते हैं जैसे कि हल्का सा चढ़ चुका था और अब वो जो ज़ूकिंग है ना उसे एक छोटा सा मेडिसिन देता है और बताने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम शायद मेडिसिन में माहिर हो और मैंने तुम्हें देखा था व्हाइट पिल्स को सेल करते हुए, तो इसलिए मुझे लगा कि शायद ये चीज तुम्हारे काम आएगी। लेकिन याद रखना ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक भी होता है, यहाँ तक कि जो पॉइजन इम्यून से ना मेयरफॉल की वो तक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ज़ूकिंग बदले में उसे कुछ कॉइन्स देता है, लेकिन वो मना कर देता है और कहने लगता है कि यार ये हम दोस्तों के बीच की बात है, दोस्त एक दूसरे से पैसे नहीं लेते और वैसे हमने सेक्टर साथ में ज्वाइन किया था तो इतना तो चलता है हमारे बीच। ये कहते हुए वो चला जाता है। अब तभी यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो यहाँ का जो ओनर है ना वो यहाँ पर एक लड़की को डांट रहा था जिसके पास के खाने के पैसे नहीं थे। तभी ज़ूकिंग को याद आता है कि कैसे ये लोग भी लेफ्ट ओवर्स को खाया करते थे, लेकिन तभी ज़ूकिंग उस बंदे को घूरना शुरू कर देता है और तभी ये देखकर वो बंदा कहने लगता है कि ठीक है मैं देखता हूँ, अगर कुछ खाने को बचा होगा तो मैं तुम्हारे लिए पैक कर दूंगा, लेकिन आगे से याद रखना अगर पैसे नहीं हो तो यहाँ पर मत आना। अब
अब यहाँ पे जूकिंग जाते हुए कहने लगता है कि खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर किसी का इससे पेट भर रहा है तो बिल्कुल भी नहीं। अब जूकिंग यहाँ से जा रहा था तो उसे खाने के कुछ स्वीट्स दिखते हैं, जिसे देखकर उसे बचपन के दिन याद आ जाते हैं कि स्कूल टीचर्स कैसे इनके लिए बाय किया करते थे, और जूकिंग और उसका जो भाई था वो बस पास से ही देखे जा रहे थे क्योंकि बेचारे गरीब थे और उनके पास था नहीं ये बाय करने को। तो यहाँ पे जब टीचर को पता चलता है कि हर एक के बदले 4 कॉपर कॉइन्स दे रहे हैं, लेकिन उसके पास बस 3 ही होते हैं, और वो उन्हें दे देता है और एक स्टिक को उठा लेता है जिसके हर एक स्वीट्स को ना वो सब में आपस में बांट देता है। तभी जूकिंग और उसके भाई पर जब उसकी नजर जाती है तो वो आखिरी पीस वो उन दोनों को आधा आधा दे देता है। यहाँ पे जूकिंग जब आज इतने सालों बाद इस स्वीट को देखता है ना अपने सामने, तो यहाँ पर वो उसे निहारता रह जाता है, और दूर से यहाँ पे वो जो गार्ड था ना, जैसे ही वो देखता है इसे तो वो मन में कहने लगता है कि आफ्टर ऑल एट द एंड वो एक बच्चा है और एक बच्चे के काफी सारे विशेष होते हैं। जूकिंग यहाँ पे बचपन के बहुत से लम्हों को याद करता है, लेकिन एट द एंड आज उसका बर्थडे था और वो जानता है कि उसके पास उसका अपना कोई भी नहीं है। अब यहाँ समंदर के किनारे वो पहुंच जाता है और यहाँ पे ग्रैंड मास्टर बेई समेत अपने दोस्तों को याद करता है, इवन की वो मिस्टर लेई, आर्चर, लूना, उन सभी को भी याद करता है और कहने लगता है कि न जाने आखिर ये सभी लोग इस वक्त कहाँ होंगे। यहाँ पे उसने खाना भी बनाया था मिस्टर लेई की सिखाए गए मेथड के जरिए से, और यहाँ उन्हें सारी बात बता रहा था जैसे कि वो उनके सामने मौजूद हो कि कैसे उसने सेक्ट ज्वाइन किया और यहाँ पे कितने बड़े बड़े इसने काम को अंजाम दिया। अब जैसे ही वो थोड़ा सा पीता है ना, उसे मिस्टर लेई यहाँ नजर आते हैं, पर अगले ही पल वो गायब हो जाते हैं। तो वो ऊपर आसमान की तरफ उस जार को उठाते हुए कहने लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि आप ऊपर से मुझे देख रहे होंगे, ऐसे तो मेरे पास सब कुछ है और सब कुछ अच्छे से जा भी रहा है, खाने को खाना है, पीने को पानी और रहने को ठिकाना सब कुछ है, लेकिन बस मेरे अपने नहीं है। और वो सबके नाम की एक एक विश करते हुए ना एक एक सिप लेता है और एंड में खुद को वो हैप्पी बर्थडे विश करते हुए एक और सिप लेता है। लेकिन इस दौरान तब वो पूरी तरीके से इमोशनल हो चुका था। आज मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी मैं अधूरा हूँ। इसी के साथ गाइस वो रात भी आ जाती है जिसे कि जिंगजी कहा जाता है, यानी कि अवेकनिंग ऑफ इंसेक्ट, जिसके अंदर के जितने भी क्रिएशन है वो सभी इस स्प्रिंग थंडर के अंदर अवेकन हो जाएंगी। अब तभी यहाँ पर वो बार्डमैन आ जाता है रात, इस साथ ही जूकिंग से कहने लगता है कि छोटे भाई अकेले अकेले पीना सही नहीं है यार, थोड़ा हमें भी शामिल कर लो। जूकिंग उसे अपने शिप में आने देता है और यहाँ जैसी चेयर पे वो बैठता है ना, तो यहाँ पे जूकिंग के लिए यहाँ पे जो शुगर कैंडीज है वो ले आया था और कहने लगता है कि मैंने तुम्हें देखा था कि तुम उस शॉप के बाहर खड़े थे लेकिन तुमने खरीदा नहीं और चुपचाप वहां से चले गए, तो लगा कि शायद तुम्हें ये पसंद होंगे और मैं ले आया। यहाँ पे तभी तेज बारिश होने लगती है। जूकिंग और ये काफी बातें करते हैं लेकिन जूकिंग चुपचाप था बस सुन रहा था, जहाँ पे ये बंदा बताने लगता है कि यहाँ की जिंदगी कितनी ज्यादा क्रूअल है लेकिन बाहर के लोगों की जिंदगी और ज्यादा बदतर है। पर जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना तो तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुमने बहुत कुछ देखा है और शायद हालात ने तुम्हें ऐसा बना दिया। मुझे पता है कि तुमने काफी सारे लोगों को खोया है, तो एक बात बताओ, अगर आज वो लोग जिंदा होते तो तुम क्या करते? यहाँ पे जूकिंग याद करता कि मिस्टर ले और बाकी सारे लोग अगर आज होते ना उसके साथ तो कैसी होती जिंदगी। इवन की वो मैन को भी याद करता है। तो यहाँ पर वो उसे काफी कमाल की साके शेयर करते हुए कहने लगता है कि इसे पियो, इसे पी के तुम्हें मजा आ जाएगा। यहाँ पे जूकिंग भावनाओं में बहकर उस ग्लास को उठा लेता है। भाई यहाँ पे ना ये बिल्कुल मतलब क्या ही बताऊं मैं। जूकिंग उस कप को लेता है और पीने वाला था लेकिन तभी वो उसे काफी अच्छे से घूरते हुए अपने दोस्तों को याद करता है और फिर कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो ना तो तुम्हें एटलीस्ट इस वाइन के अंदर ना पॉइजन तो नहीं मिलाना चाहिए था। ये सुनकर वो जोर जोर से हंसता है लेकिन हैरान भी था और कहने लगता है कि यार आज के दिन मैं बहुत बड़े बड़े मजाक सुन चुका हूँ और ये उन सब में ना टॉप पे आता है। ये कहते हुए वो सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है और जमीन में हमें कुछ ब्लड ड्रॉप्स दिखाई देते हैं और तभी देख पाते हैं कि जूकिंग के ना बिल्कुल नाक के पास वो स्वॉर्ड आके, यानी कि वो जो ड्रैगर था वो आके रुक जाती है। जूकिंग बस उसे देखे जा रहा था एक टक, लिटरली वो अपनी जगह से हिलता तक नहीं। और तभी यहाँ पे वो बंदा लड़खड़ाते हुए जमीन पे गिर पड़ता है और कहता है कि पॉइजन, आखिर तुमने मुझे पॉइजन कैसे दिया? तभी यहाँ पर वो वाइन बॉटल की ओर देखने लगता है और जूकिंग को याद आता है कि जैसे ब्रदर जान सान ने कहा था कि ये जो धर्मा बोट है ना प्रैक्टिकली ये तुम्हारा घर है, साथ ही ये तुम्हारी डिफेंसिव शील्ड की तरह भी है, और देखना दुश्मन मेहमान बन के भी कभी आएंगे तो तब तुम्हारे ये बहुत काम आएगा क्योंकि दुश्मन को कैसे डिटेक्ट करना है ये अच्छे से पता है। तभी यहाँ पे ये बंदा अपने काफी सारे टेंटिकल्स को निकालकर जूकिंग के ऊपर हमला कर देता है लेकिन जूकिंग तो इन्हें काट के रख देता है और तभी ये 9 तो 11 होने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ जूकिंग सी ट्रांसफॉर्मेशन स्क्रिप्चर का यूज करते हुए यहाँ पे वाटर एलिमेंट को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। और ये क्या एनिमेशन है यार, जहाँ हर एक पानी का बूंद यानी कि जो बारिश का बूंद था ना वो तक जैसे फ्रीज हो चुका था और जूकिंग यहाँ वाटर को कंट्रोल करते हुए इस बंदे को उठा के सीधा इसके सामने ले आता है। अब यहाँ जैसे जूकिंग इसे निपटाने वाला था ये बंदा कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे नहीं मर सकता, मुझे घर जाना है, मेरे बच्चा मेरे इंतजार में है, मुझे उसे ट्रीट करना है। लेकिन जूकिंग इसे निपटा देता है। मरते वक्त भी वो यही कहता है कि ननैन उस थोड़ी देर और डैडी घर आने वाले हैं। जूकिंग को बुरा लगता है लेकिन वो क्या करे, ऐसे लोगों के बीच अगर ये रहा तो इसके अपनी जान के दुश्मन बन जाएंगे। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और हमें शियान यून्स अडॉब नाम की एक जगह का सीन दिखाया जाता है जो
ये सेवन ब्लड आई का सिक्स्थ पीक है। तभी यहाँ पे जो सिक्स्थ पीक का जो यहाँ पे एल्डर थे ना वो बाहर आते हैं, जिनका नाम शियानियन था। और यहाँ पे ये जो ओल्ड मैन था जो कि बैठे बैठे पता नहीं क्या कैलकुलेट कर रहा था, सडनली उसकी नजर उस पे जाती है। लेकिन यहाँ पे जो दाविस्ट शियानियन है जैसे वो उसे देखता है ना वो मुंह बनाते हुए यहाँ से चला जाता है। तो यहाँ ये जो बुढ़ा जिसकी भाई जुकिन ने क्या हालत कर दी थी वो यहाँ पे कहने लगता है कि अरे दाविस्ट शियानियन प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, आप जा कहाँ रहे हो। अब यहाँ पे वो ओल्ड मैन उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि प्लीज आपको मेरी मदद करनी होगी। जिस पे वो कहने लगता है कि एक लोअर लेवल का कल्टीवेटर के बंदा जो कि हमारे सेक्टर का डिसाइपल है, हम उसे कभी भी हार्म नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। जिस पर वो कहने लगता है कि अरे आपको पता नहीं है भाई, मैंने बहुत बड़ी बड़ी पुरानी किताबें पढ़ी हैं और मुझे पता है जूकिंग नाम का ये जो बच्चा है ना ये एक ब्लेस्ड बच्चा है जिसके पास ग्रेट प्रोविडेंस है, लेकिन इसका दिमाग ठीक नहीं है। अगर ये पूरी तरीके से मैच्योर हो गया ना तो न सिर्फ ये मुझे एलिमिनेट कर देगा बल्कि वो आपके लिए भी आगे चलकर बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। इवन कि आपका ये पूरा का पूरा जो सेवन ब्लड आई है ना इसको भी वो मिटा के रख सकता है। इसके ऊपर इसके चलते बहुत बड़ी मुसीबतें आ सकती है, तो खतरे को पनपने ही क्यों देना। अब यहाँ पे जो दाविस्ट है वो कहने लगता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम्हारे एक मामूली से सेक्ट को किसी मामूली से कल्टीवेटर ने बर्बाद कर दिया और तुम कह रहे हो कि वो बच्चा ये है और ये अब हमारे इस द ग्रेट सेक्ट को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। वाह। लेकिन यहाँ पे जो यूलिंग्स है वो कहने लगता है कि देखो तुम समझ नहीं रहे हो, ये वही बात है जो कि एंशिएंट बुक्स में लिखी हुई है, एग्जैक्टली वैसा ही सब कुछ हो रहा है। जिस पे यहाँ पे दाविस्ट कहता है कि देखो यूलिंग्स बात सुनो, अगर 3 साल तक तुम खुद को कमरे के अंदर बंद करके वो बकवास से बुक नहीं पढ़ते ना, वो बकवास से जो टेक्स्ट है उन्हें रीड ना करते ना, तो शायद आज तुम काफी अच्छे खासे लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लेते और फिर इस सेक्ट के शायद कोई एल्डर भी बन जाते। लेकिन तुमने उन बुक्स को चुना। अगर तुम्हारी नॉलेज इतनी कमाल की होती ना तो तुम फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के अर्ली स्टेज पे कभी ना होते। अब ये जैसे बोलने वाला था ना कुछ, तभी वो उसे वो जो बॉक्स था ना उसे खोल के दिखा देता है। अब यहाँ पर उसके अंदर चमकती हुई चीजों को देखकर वो बुढ़ा भी मान जाता है, कहता है कि ठीक है अब जो तुम इतना कह रहे हो तो तुम्हारे लिए मैं उस लड़के को ना थोड़ा सा सबक सिखा सकता हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पे जूकिंग अपनी रिफाइन की गई व्हाइट पिल्स को ना यहाँ पे जो अपोथेरी था उसको जाके दिखा देता है। और यहाँ पे पिल हॉल का जो ओनर था वो कहने लगता है कि क्या सच में ब्रदर जू, क्या सच में तुमने इसे रिफाइन किया है? जिस पे वो हाँ में जवाब देता है, जिसके बाद वो कहने लगता है कि मानना पड़ेगा इतनी कम उम्र में तुम इतनी हाईएस्ट क्वालिटी के पिल्स को रिफाइन कर पा रहे हो। हाँ, अब आगे चलकर तुम्हें कोई भी मेडिसिनल हेल्प चाहिए ना तो मेरे पास आ सकते हो, पहले तुम्हें काफी अच्छा भला और तगड़ा वाला डिस्काउंट दूंगा, क्या कहते हो। अब यहाँ पे जूकिंग उसे एक लिस्ट जो देता है जिसमें सारी चीजें तो इस बंदे के पास मौजूद थी, लेकिन जो स्ट्रिक्ट कंडेंसिंग लीव्स है ना वो उसके पास नहीं थी। अब यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट डिवीजन का एक डिसाइपल जिसका नाम हुआंग यान है वो यहाँ पे कहने लगता है कि यार यहाँ पे तो ज्यादा हर्ब्स है नहीं। तो यहाँ पे जो ओनर है वो उसे डांटने लगता है, कहता है कि तुम्हें पता ही क्या है हर्ब्स के बारे में। जब हुआंग यान अपने पास से यही स्प्रेड कंडेंसिंग लीव्स को बाहर निकालते हुए कहता है कि भले ही मुझे इन सब के बारे में कुछ ना पता हो लेकिन मेरी जो सीनियर सिस्टर है उन्हें बहुत कुछ पता है। अब तभी वो जूकिंग से कहता है कि तुम्हें यही चाहिए थी ना, तो बताओ आखिर ये किस काम आती है। जूकिंग बताने लगता है कि इससे हर्ब्स को काफी अच्छे से कंडेंस किया जा सकता है और हाँ तुम मेरे बहुत करीब खड़े हो। जिस पर वो कहने लगता है कि क्या बात है, तुम्हें तो पता है इसको कैसे यूज करना है, तो फिर ये तुम रख लो। अब ये कहते हुए वो जाने लगता है। यहाँ पे भाई हम जूकिंग का नेचर जानते हैं, वो सच में सबसे पहले इंसान पे भरोसा नहीं पहले उसके नेक की ओर देखता है, उसे घूरता है क्योंकि उसका भाई नेचर ही ऐसा बन चुका है कि पहला इंस्टिंक्ट उसका यही चाहता है कि अगर अजनबी है तो भाई इसे निपटा दो। अब तो भी यहाँ पे जो हुआंग यान है उसे तो इस बारे में पता नहीं है और वो कहने लगता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों होगा कि मैं बहुत करीब खड़ा हूं। जूकिंग उसके गले की ओर देखते हुए कहने लगता है कि मैं स्ट्रेंजर से कुछ भी नहीं लेता। जिस पे हुआंग यान कहता है कि पर आखिर तुम मुझे घूर क्यों रहे हो और मेरे गर्दन की तरफ क्यों देख रहे हो। यहाँ पर वो टोकन को बाहर निकालते हुए कहने लगता है कि सीनियर सिस्टर आपको पता है एक हैंडसम सा लड़का मेरे गर्दन को देखकर कहता है कि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, क्या आप यकीन करोगी। जूकिंग कहने लगता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अब यहाँ पे हम देखते अब हुआंग यान यहाँ से चला जाता है, साथ ही जूकिंग भी। तभी यहाँ पे वो लेडी आ जाती है जिसका नाम गू मोपिंग है और यहाँ वो बंदा देखकर कहने लगता है कि अरे अरे माफ करना आपने यहाँ आने की जहमत क्यों की। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि असल में सेकंड पीक की कोर डिसाइपल है जो गू मोकिंग है ना वो यहाँ पर काफी सारे हर्ब्स को रिटर्न करते हुए कहती है कि इनके अंदर लैक ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी है, लैक ऑफ प्योरिटी है, साथ ही प्योरिटी भी बहुत कम है, इसलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए और ये मेरे लिए बिल्कुल भी काम की नहीं। अब जूकिंग के रिफाइन किए गए जो व्हाइट पिल्स थे उसकी नजर उन पे जाती है और वो कहने लगते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा प्योर है, आखिर इसे किसने रिफाइन किया। तो वो बताता है कि सेवेंथ वीक का ना एक नया डिसाइपल है उसने इन सबको रिफाइन किया है। और अभी अभी जब आप अंदर आ रही थी ना तभी तो वो लड़का गया यहाँ से। अब यहाँ पे वो सोचने लगती है कि मैंने इसका चेहरा तो नहीं देखा, तो वो डिसाइड करती है कि आज के बाद जो भी पिल्स को वो रिफाइन करेगा ना और जो यहाँ तक आएंगी वो किसी को ये ना भेजी क्योंकि उन सबको आज से मैं बाय करूंगी। अब यहाँ पे इनकी डील हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जूकिंग को कैप्टन की तरफ से मैसेज आता है, यार ये डिवाइस कितना क्यूट है, ये मुझे भी चाहिए। जहाँ पर उसे एक केस को सॉल्व करने के लिए बुलाया जाता है और यहाँ देख पाते कि जो डिस्पैच डिपार्टमेंट है इनकी ना आपस में ही लड़ाई झगड़ा हो जाता है और यहाँ पे जूकिंग और जो कैप्टन है दोनों मौजूद थे और वो बताने लगता है कि असल में जो डिस्पैच डिपार्टमेंट का नया डिप्टी लीडर है ना वो एक नंबर का अनाड़ी है। उसने जो वाटर डिपार्टमेंट का जो हेड था उसके साथ 50-50 की डील के बजाय 90 और 10 की डील कर दी। बस इसी की भड़ास यहाँ पे निकाली जा रही है। अब यहाँ पे हम देख पाते कि डिस्पैच डिपार्टमेंट का जो लीडर था ना और इनके लोगों को ना चुन चुन के ये लोग कूट रहे थे और ये कहने लगता है कि हाँ
अच्छा तरीका है, दिन दहाड़े तुम लूटने आए हो हमें यहाँ पे डिस्पैच टीम को ना ये लोग बिल्कुल मसल के रख देते हैं, तोड़ा फोड़ी सब कुछ करते हैं और यहाँ पे बस लुकिंग और कैप्टन दोनों साइड में खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। और ये सीन गाइस कितना कूल है, जब इनकी तरफ उड़ती हुई चीजें आती है ना, दोनों सेम वक्त पे से डॉज करते हैं। एवियन की एक बंदा जो कि लुढ़कते हुए इनके पास आ रहा था, दोनों ऐसे अपनी लात आगे कर देते हैं और रोक देते हैं। मतलब गाइस एक चिल डूड वाली वाइब आ रही है। अब कैप्टन जूकिंग से कहता है कि चिंता मत करो, अगर ये लोग ने हद पार कर दी ना तो हम दोनों ग्रुप को बस अरेस्ट कर लेंगे, बाकी सब हम इन पे ही छोड़ते हैं, इनके घरेलू मसले हैं ये खुद सॉल्व करेंगे। अब यहाँ जो जाओ जोंगमैंग है जो कि 7th पीक का को डिसाइपल है, वो यहाँ पे आ जाते हैं। लोग इसी के बारे में उल्टा सीधे बात कर रहे थे और वो कहने लगता है कि आखिर वो कौन है जो कि मेरा नाम लेकर इतने जोर जोर से भौंक रहा है। तभी हम देखते हैं कि सामने हुआंग यान खड़ा था, कहने लगता है कि भौंक मैं नहीं रहा, भौंक तो तुम रहे हो। और ये जब जोंग सुनता है ना तो हुआंग यान के ऊपर हमला करने के लिए वो चला जाता है, लेकिन हुआंग यान एक मुक्के दूर लिटा देता है। अब हुआंग यान के ऊपर वो पीछे से हमला करता है एक थंडर बॉल से, लेकिन यहाँ पे जो जूकिंग था वो उसकी मदद कर देता है, जो देखकर हुआंग यान उसका शुक्रिया अदा करता है। अब जैसे ही जूकिंग जो कि एक होमिसाइड डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर सभी लोगों कहने लगते हैं कि अच्छा तो मतलब कि होमिसाइड डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी तुम्हारे साथ मिले हैं। हाँ तभी मैं कहूँ कि ये लोग चुपचाप खड़े क्यों है। अब यहाँ पे ये सुनकर जो कैप्टन है वो कहने लगता है कि अरे रे तुमने क्या कर दिया, अब तो हमें बीच में आना होगा। अब तो जूकिंग भी अपना सिर पकड़ लेता है कि ये मोटा अकल से बिल्कुल पैदल है, तो वो यहाँ पे इमीडिएटली आते साथ ही अपने वाटर एलिमेंट के जरिए से काफी सारे नाइफ्स को बनाकर इन सब के ऊपर तान देता है, जिसके चलते अब सभी को लड़ाई झगड़ा रोकना पड़ता है। यहाँ पे जोंग जो है ना वो यहाँ कैप्टन को धमकी देता है कि मेरी ग्रैंडमदर को जानते नहीं हो, वो असल में 7 पीक की एक एल्डर है, तुम जानते हो ना किससे पंगा ले रहे हो। अभी यहाँ पे 7 पीक का एक एल्डर आ जाता है, रात साथ ही उस वाटर स्वॉर्ड के ऊपर हमला करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर मिस्टर जोंग कहने लगता है कि अरे अंकल ली आप यहाँ गए। साथ ही यहाँ पर उनके साथ थर्ड एल्डर भी थे। अब यहाँ पे आते साथ ही वो सजा सुना देता है कि दोनों पक्ष के लोगों को 3 महीने की सैलरी नहीं दी जाएगी, क्योंकि इन लोगों ने आपस में ही कानून को अपने हाथ में लिया है। अब ये कहते हुए सारे के सारे एल्डर्स यहाँ से चले जाते हैं। अब तभी जूकिंग और जो कैप्टन है वो दोनों यहाँ से निकलने लेते हैं। तभी यहाँ पे जो हुआंग यांग है वो जूकिंग को यहाँ पे रोक लेता है और वो उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन जूकिंग बताने लगता है कि ज्यादा फ्रेंडली बनने की जरूरत नहीं है, देखो तुमने तब मुझे वो हक दिया था इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। यहाँ पे हुआंग यांग ऑलरेडी इस बात को भूल चुका था। फिर वो कहने लगता है कि अच्छा तो तुमने मेरी मदद इसलिए की, अरे मैंने तो तुम्हें बस एक टुकड़ा दिया था, उसमें इतना मदद कौन करता है। जिस पे जूकिंग कहता है कि नहीं एक नहीं, उसमें 7 लीव्स थी। ये सुनकर वो जोर जोर से हंसता है, कहता है कि यार तुम तो बड़े कमाल के पर्सन हो, चिंता मत कर, अब तो मुझे प्रॉपर वे में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना ही होगा, बस यही रुकना, हाँ मैं अभी आया। जूकिंग उससे कहता है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं। वो 2 बार मना करता है, लेकिन लास्ट में जूकिंग के बोर्ड पर यानी कि धर्मा बोर्ड पर ये बंदा पहुंच ही जाता है उसके साथ। इसके बाद वो उसके बोर्ड को ना चेक करता है, हर एक पुर्जा चेक करने के बाद वो उसकी तारीफें करता है। तभी यहाँ पर गलती से उन चेयर टेबल्स को भी एक्टिवेट कर देता है, जिनमें से एक के ऊपर जाकर वो बैठ जाता है और कहता है कि यार क्या कमाल की शिप है, कुछ भी कहो यार तुम्हारा टेस्ट बड़ा अच्छा है। ये कहते हुए वो उसे पीने के लिए कमाल की जूस देता है, लेकिन तभी जूकिंग उसे लेते हुए कहता है कि तुम्हें पता है जो लास्ट बंदा था जिसने मुझे पिलाने की कोशिश की वो मेरे हाथों ही मारा गया, और जिस जगह पर तुम बैठे हो कभी वहां पर वो बैठा करता था। इस सुनकर हुआंग यांग तो हंसने लगता है, क्योंकि उसे किसी बात की फिक्र ही नहीं थी, क्योंकि वो यहाँ पर किसी गलत इंटेंशन से थोड़ी आया था। तो वो कहने लगता है कि हाँ वो मारा गया होगा, क्योंकि यार उसने जो तुम्हें सर्व किया है पीने के लिए वो बहुत ही बेकार होगा। जिसके बाद वो उसे कहने लगता है कि चलो खाने के लिए कुछ बनाते हैं, जिस पे जूकिंग कहने लगता है कि पर मुझे पकाना नहीं आता। अब यहाँ पे वो उसे छेड़ते हुए कहता है कि अरे तुम सीख जाओगे, अगर तुम्हें नहीं आता तो और जल्दी सीखोगे। अब यहाँ से हुआंग यांग से अपना पीछा छुड़ाते हुए जूकिंग जैसे जैसे मार्केट पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ भी वो उसके पीछे पहुंच जाता है और कहता है कि अरे जूकिंग चलो ना साथ मिलकर कुछ पीते हैं। और जूकिंग इसके पीछे नहीं जाता, वो अपने टास्क को अंजाम देने के लिए निकल पड़ता है जहाँ पे उसने एक बंदे को निपटा दिया था। और तभी यहाँ पे हुआंग यांग भी पहुंच जाता है और कहने लगता है कि अरे जूकिंग तुम यहाँ चलो साथ में कुछ पीते हैं। यहाँ पर बार बार वो उसे ऑफर देता है, लेकिन बार बार वो मना कर लेता है। हर जगह ये बंदा पहुंच जाता है, लेकिन जूकिंग इसे इग्नोर करने की कोशिश करता है। हद तो तब हो जाती है जब जूकिंग स्टडी करता है तो यहाँ पर उसके दिमाग में यही सैड गाय चल रहा था और वो बार बार इसकी पेंटिंग बनाने लगता है। अब तभी वो बार बार आके कहता है कि अरे यार चलो ना साथ मिलकर कुछ खाते हैं। यहाँ पर जूकिंग का दिमाग तड़क जाता है और फिर वो कहने लगता है कि इसे खाना है ना, रुक जरा अभी मैं इसका सारा मजा बिगाड़ता हूँ। अब यहाँ पे वो गुस्से के साथ खाना बनाना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे उसने खाना इतना टेरिबल बनाया था कि यहाँ पे हुआंग यांग इसे खाते साथ ही समझ आता है कि यार इसे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन वो जैसे तैसे करके इसे खा लेता है और कहता है कि ये तो बहुत अच्छा है। ये सुनकर जूकिंग शॉक्ड था, जिसके बाद अब ना चाहते हुए भी इसे यहाँ पर इसका दिया गया वो जो जूस था उसे पीना पड़ता है। अब यहाँ पे जैसे जूकिंग इसे लेता है ना तो उसकी कल्टीवेशन अंदर से थोड़ी हील होने लगती है और यहाँ पे वो बंदा कहता है कि हाँ बिल्कुल ये सिर्फ पीने में अच्छा नहीं बल्कि इससे तुम्हारी कल्टीवेशन में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स होती है। बताओ तुम्हें इसका टेस्ट कैसा लगा, है ना ये कमाल की चीज। अब यहाँ पे दोनों ना साथ मिलकर खाना पीना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ दोनों को चढ़ जाती है। जहाँ हुआंग यांग उससे पूछने लगता है कि ब्रदर जूकिंग एक बात बताओ, क्या तुम किसी को पसंद करते हो। जूकिंग यहाँ पे ना में जवाब देता है तो वो कहने लगता है कि हाँ मुझे पता है, अब
अब तुम मेरे जितना हैंडसम थोड़ी हो कि हर लड़की तुम पे फ्लैट हो जाए, तुम्हें देखकर तो वो लोग भाग जाती होंगी ना, क्या कर सकते हैं। बुरा लगा सुन के। और तुम्हें पता है मैं किसी को पसंद करता हूँ और मैं बीते 10 सालों से उसे नॉन स्टॉप गिफ्ट्स देता हुआ आ रहा हूँ, ऐसी चीजें जिसकी कि उसे जरूरत नहीं थी, लेकिन आज फाइनली उसने मुझसे कुछ ऐसा मांगा जो कि वो सच में चाहती थी। स्पेशली उसने मुझसे कहा कि मुझे जल्द से जल्द इसे उस इंसान तक डिलीवर भी करना होगा, जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर है। इसका मतलब यार वो सच में मेरे बारे में सोचती है, तभी तो ये काम उसने मुझे दिया है। और हाँ, फ्यूचर में मैं उनसे तुम्हें जरूर मिलाऊंगा। बुना बहुत कमाल किया है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग 6th पीक का जो आर्टिफैक्ट शॉप है ना, ये दोनों वहां पे पहुंच जाते हैं। यहाँ का जुकिंग अपने कुछ मटेरियल्स को बेचने के लिए आया था, जो कि यहाँ पर लोगों को निपटाने के बाद उसने हासिल किया था, लेकिन जो यहाँ का ओनर था ना, वो उसे लेने से मना कर देता और कहने लगता है कि वज्रा सेक्टर का एक बंदा उसने आके रिपोर्ट किया है कि कोई 6th पीक का बंदा है जो कि चोरी कर रहा है उनके सामानों की, और जो सारे आइटम तो मुझे दिखा रहे हो ना, ये सारे उनसे मैच करते हैं। अब यहाँ पे जुकिंग जब ये सुनता है, वो अच्छे से जानता है कि आधे से ज्यादा सामान तो मैंने उन्हीं लोगों से लिया था जब मैंने उनकी जो ट्रेजर हॉल है उसे पूरी तरीके से निपटा दिया था। अब यहाँ पे ये सुनकर हुआंग यांग कहने लगता है कि बकवास कर रहे हो, जुकिंग ऐसा नहीं कर सकता। अब यहाँ हुआंग यांग उसका साइड लेते हुए कहता है कि ये वो सारी चीजें हैं जो कि मैंने इसे दी है, ठीक है, और तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी चीजें मैंने चुराई हैं। जिस पे वो बंदा कहता है कि अच्छा वो बंदे तुम निकले। हाँ, मुझे लगा था कि कोई बहुत ही हट्टा कट्टा पर्सन होगा, लेकिन ये तो वाटर मैनेजमेंट डिवीजन का एक ऐसा लड़का निकला जो कि औरतों के पीछे पागल है। जुकिंग यहाँ पे सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था और वो उससे कहता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जिस पे वो कहता है कि पहले तो तुम ये सारा मटेरियल मुझे दे दो, और दूसरा तुम यहाँ पे अपनी गलती मानोगे और जो इसकी कीमत है इसकी दुगनी कीमत मुझे दोगे, जिसके बाद मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा जैसे कि यहाँ कुछ हो ही नहीं। लेकिन यहाँ पे हुआंग यांग से देखते साथ ही पहचान जाता है और कहने लगता है कि अच्छा तुम तो ज्याओ होंग के आदमी हो ना। जिसके बाद वो सभी को यही बताता है कि ये जो ज्याओ जोंग है ना, ये मेरे अगेंस्ट ग्रज रखता है और इसने मेरे भाई को फंसाने के लिए यहाँ पर इतनी बड़ी चाल चली ताकि इसके जरिए से वो मुझे फेम कर पाए। ये कहते हुए वो तभी यहाँ पे सीनियर सिस्टर के दिए गए सारे के सारे उन ट्रेजर्स को बाहर निकालता है और कहने लगता है कि बताओ क्या ये भी तुम्हारे चुराए हुए सामानों में से एक है, क्या इसे भी तुम कहोगे कि चुरा लिया गया है। तभी यहाँ पे जो मेरफोर्ड प्रिंस है जो कि 3rd स्क्वाड का कैप्टन है, वो तो यहाँ पे आ जाता है और कहने लगता है कि अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और अब जो भी ऑफिशियल काम है उसे मैं देखूंगा। तो बताओ आखिर यहाँ पे ऐसा क्या इलीगल काम चल रहा है कि जिसके चलते मुझे यहाँ आने की नौबत पड़ गई। अब तभी यहाँ पे जो वो बंदा था ना ओनर, वो कहने लगता है अपने पार्टनर से कि आखिर तुमने इसे क्यों बुलाया। मैंने तो बस यहाँ पर इसे दिखाने के लिए धमकी दी थी, सच में बुलाने को थोड़ी कहा था। अब मेरफोर्ड प्रिंस यहाँ पे आते साथ ही जुकिंग से कहता है कि अच्छा तो प्राइम सस्पेक्ट तुम ही हो। हाँ, और अब जबकि हमारे पास ये प्रूफ भी है कि इसी चीज को तुमने चुराया है, तो फिर तो भाई सारा शक तुम पे जाता है और ये साबित भी हो जाता है कि तुम ही चोर हो और अब तुम्हें हमारे साथ हेडक्वार्टर जाना होगा। यहाँ पे हुआंग यांग कहने लगता है कि अच्छा तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये जो सारा सामान है जिसका आधा हिस्सा मैंने मेरी सीनियर सिस्टर को दिया है और जो कुछ भी इस वक्त मेरे पास है ये भी चोरी का माल है, तुम ये कहना चाहते हो। अब यहाँ पे मेरफोर्ड प्रिंस कहता है कि अच्छा तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे साथ एक लड़की भी शामिल है, मतलब कि भाई बहुत बड़ा तुम्हारा गैंग है। जिसके बाद वो सबके सामने ये कहता है कि सबसे पहले तो हम लूट कर ये सारा सामान इकट्ठा करेंगे और इसके बाद इसके सारे के सारे गैंग मेंबर्स को भी एक साथ अरेस्ट करेंगे। तभी यहाँ सामने से ना दरवाजा तोड़ते हुए एक बंदे का डैगर आता है और आते साथ ही वो सीधा जो ओनर था ना उसके पीछे जा लगता है और कहने लगता है कि आखिर किसने कहा कि मेरा सामान लूट पाट का है। तभी यहाँ सामने में एक लेडी को दिखाया जाता है और ये असल में सेकंड हाईनेस है 7th पीक की, और जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसका ऑरा ही बता रहा था कि असल में फिजिकल बॉडी गोल्डन कोर रियलम पे है। यहाँ पर सेकंड हाईनेस को देखते साथ ही जो हुआंग यांग है वो कहने लगता है कि अरे सीनियर सिस्टर आप आ ही गई। अब यहाँ उसकी ऑरा फील करके जुकिंग समझ आता है कि भाई ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जैसा कि तुम्हें पता है कि सेकंड हाईनेस जो कि 7th पीक के मास्टर की पर्सनल डिसाइपल है, जुकिंग इसके पर्सनालिटी के बारे में भली भांति जानता था, लेकिन पहली बार वो इससे फेस टू फेस मिल रहा है। तभी यहाँ पे हुआंग यांग शॉपकीपर को एक सोर की लात मारते हुए उससे चेयर छीन लेता है और तभी यहाँ पे सेकंड हाईनेस को बैठाते हुए कहने लगता है कि आपको पता है ये जो शॉपकीपर है ना और इसके पीछे वो जो सूखी मछली खड़ी हुई है, इन दोनों ने मिलकर ना मेरे सामान को कहा कि चोरी का सामान है, आप पर चोरी का इल्जाम लगाया। यानी कि मैं हुआंग यांग और ये जो ऑनरेबल पर्सन है ना ये मेरा दोस्त, इस तक पे इन लोगों ने चोरी का इल्जाम लगाया और हमारे सामान को इलीगल बताया। मैं हुआंग यांग जो कि बीते 8 सालों से अपने सच्चे प्यार का नमूना आपको दिखाता रहा, आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, आपके लिए हर एक जगह पे मैं गया। मेरा दिल जो कि आप पे मरता है, ये लोग मुझ पे शक कर रहे हैं। ये कहते हुए वो उसके कंधे दबाना शुरू कर देता। अब यहाँ पर जो लोग इसे सिम कहा करते थे ना वो कहने लगते कि यार बीते 8 सालों से जिस सीनियर सिस्टर का ये नाम लेता था वो असल में सेकंड हाईनेस है। किसे पता था कि सेकंड हाईनेस इसकी सीनियर सिस्टर होंगी, और वो पर्सन जो कि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसके आगे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के कल्टीवेटर्स भी कुछ भी नहीं, इन सबको वो उखाड़ के फेंक सकती एक स्लैश अटैक से। ना सिर्फ ये बल्कि उसने काउंटलेस ऐसे एलियन रेसेस के लोगों को भी निपटा दिया जो कि हमारे लिए खतरा थे, और ये उसकी बात कर रहा है। तभी यहाँ पे सभी लोग हुआंग यांग की तरफ देखते हैं, लेकिन तभी वो अपनी बत्ती से दिखाने के बाद जुकिंग का हाथ पकड़ के ना उसके पास लाता है और कहने लगता है कि सीनियर सिस्टर इससे मिलिए, ये मेरा भाई है जुकिंग, और यह आज जो कुछ भी हुआ ना उसके चलते बेचारे को भी इसमें घसीट लिया गया बिकॉज ऑफ मी। यहाँ पे जुकिंग उन्हें रिस्पेक्ट देता है और यहाँ पे जो शॉपकीपर था ना वो उसके सामने झुक के माफी मांगकर कहता
कहता है कि मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड हाइनेस है वो बताने लगते कि नहीं, तुमसे गलती नहीं हुई है और वाकई में ये सारे चुराए हुए सामान ही तो है, जैसे कि मैंने वज्रा सेक्टर से उठा लिया है, पूरी तरीके से उन्हें कंगाल कर दिया। तो बताओ क्या तुम्हें इससे कोई मसला है? जिस पे वो कहने लगता है कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे क्या मसला होगा। जिस पे वो कहने लगती है कि ठीक है फिर तुम्हारे पीछे जिस पर्सन का हाथ है ना, जो तुम्हें बैकअप दे रहा है, उसे जाके बता देना फिर कि जो कुछ भी वज्रा सेक्टर के साथ हुआ है वो सब कुछ मेरा किया धरा है। और हाँ, वज्रा सेक्टर के लोगों तक मेरा एक मैसेज भी पहुंचा देना कि 3 दिन के अंदर मेरे पास इनका एक अपोलॉजी गिफ्ट पहुंच जाना चाहिए, और अगर वो गिफ्ट मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो कंप्लीट अनाहिलेशन। ये कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड को पटकती है। भाई हर एक बंदा यहाँ पे बिल्कुल कांप उठता है। कहते हुए वो अपने डैगर को घसीटते हुए यहाँ से जाने लगती है। यहाँ पे जो मेरफॉल प्रिंस था ना, वो उसे देखकर घूरने लगता है, लेकिन भाई वो सेकंड हाइनेस है, वो क्या ही कर सकता है उसके आगे। तो वो चुपचाप उसे रिस्पेक्ट देते हुए यहाँ से उसे जाते हुए बस देख रहा था। अब यहाँ पे हुआंग यान भी चला जाता है तो ज़ू किंग समझ आता है कि इसने जानबूझ के उसकी जान बचाई। हुआंग यान अच्छे से जानता है कि उसने ये सब कुछ जानबूझ के किया ताकि मुझ पे कोई इल्जाम ना आए। शॉपकीपर ज़ू किंग के पास से ये सारा सामान ना 4 गुनी कीमत पे खरीद लेता है। अब जाते हुए ज़ू किंग और जो मेरफॉल प्रिंस है, दोनों की आंखें टकराती है। ज़ू किंग इसके ऊपर अपने शेडो का एक छोटा सा पीस ना इसके बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है ताकि वो इसे ट्रैक करता रहे। और दूसरी तरफ ज़ू किंग के ऊपर भी ये बंदा अपना एक छोटा सा ट्रैकर लगा देता है। इस बंदे को यही लग रहा था कि इसके मेरफॉल रेस का ये जो स्पेशल ट्रैकिंग मार्क है ना, इसको वो कभी भी पता नहीं लगा पाएगा। और मनी वन काफी खुश भी था और ज़ू किंग को जाते हुए देखकर मन में बस इतना कहता है कि बस कुछ ही दिन के तुम मेहमान हो, जिसके बाद तुम मारे जाओगे। और ज़ू किंग भी लेवल का बंदा है, उसे पता है कि इसने क्या किया है, तो वो बाहर आते साथ इस चीज को अपने पास से हटा देता है और फिर कहने लगता है कि इतना तो मैं समझ गया कि इसके पास एक नहीं बल्कि 2 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दाव प्रोटेक्टर्स हैं, जिसका मतलब मुझे जल्द से जल्द सही मौका देकर इसे तो निपटाना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ गाइस, यहाँ पे हम वज्रा सेक्टर के उसी एंसेस्टर को देख पाते हैं, जहाँ पर भाई उसने अपने पूरे सेक्टर का मतलब जो कुछ भी बचा कुचा के निकला था ना, वो यहाँ पे सेकंड हाइनेस को देने के लिए निकाल लिया था। इवन कि उसे अपने गोल्डन बूट्स तक निकालने पड़ जाते हैं। वो कहने लगता है कि यार ये तो हम पे ही उल्टा चल गया। मैंने सोचा था कि उस ज़ू किंग के बच्चे को मैं सबक सिखाऊंगा, लेकिन ये तो हम पे ही भारी पड़ गया। अब गाइस यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और हम ज़ूलू को देख पाते हैं, जो कि ज़ू किंग के कहने पर उसके पास इन्फॉर्मेशन लेके आ जाती है कि असल में ये जो मेरफॉल प्रिंस है ना, ये हर रात आधी रात को स्पेशली अकेले बाहर जाता है और इसके जो 2 दाव प्रोटेक्टर्स हैं वो भी तब इसके साथ नहीं होते, मतलब पूरा अकेला। जो सुनकर ज़ू किंग यहाँ बाहर आता है और भाई उसकी आंखों में स्लॉटर इंटर्न देख के ना मजा ही आ जाता है। वो कहता है कि वक्त आ चुका है कि एक बड़ी मछली का शिकार किया जाए। यहाँ पे गाइस सीन शिफ्ट होती है और 7 पीक सिटी के बाहर एक रून टेम्पल का एरिया है, वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ आधी रात का माहौल हो चुका था। यहाँ पे मेरफॉल प्रिंस पहुंच चुका था और उसे मारने के लिए यहाँ पे ज़ू किंग भी ऑलरेडी मौजूद था, जो कि भाई पेड़ों के बीच में पत्तियों के बीच से ना इतना खतरनाक दिख रहा था कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। बिल्कुल उसकी निगाह इस पे फिक्स थी। अब यह इस टेम्पल के अंदर हमें दिखाया जाता है कि मेरफॉल प्रिंस जो कि इतना बड़ा जालिम है कि बेवजह इंसानों को टॉर्चर करता है। अब यहाँ पे तभी वो चिमटा उठाता है, सीधा एक लेडी जैसे कि बांध करके रखा गया था उसके पास जाता है, कहता है कि क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? और चिंता मत करो, तुम्हारे जैसे घटिया इंसानों को मारकर मुझे बड़ा सुकून मिलता है और धीरे धीरे मैं मारूंगा। अब सबसे पहले उसके एक नाखून को वो चिमटे से पकड़ता है और कहने लगता है कि यार हाइनेस, तुम्हें बड़ा शौक है ना लोगों के सामने मुझे जलील करने का, मेरे लोगों को मारने का, हमारे क्लैंस को, ट्रेजर्स को लूटने का। हाँ, लेकिन मैं कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं तुम्हें सजा नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन ये इंसान तो है ना, सेकंड हाइनेस भी एक इंसान है और मैं उसकी भड़ास आज इस पे निकालूंगा। ये कहते हुए भाई मतलब वो इसे यहाँ पे मसल के रख देता है, लिटरली सिर हाथ पैर हर एक जगह पर वो यहाँ अटैक करता है, जिसके चलते वो दर्द के मारे इसकी ना हालत खराब हो जाती है। ऐसे छटपटा रहा था लेकिन यहाँ पर बस बाहर चीखने की आवाजें आती है। अब उसे निपटाने के बाद वो यहाँ पर काफी क्रीपी और खतरनाक सा फेस बनाते हुए कहता है कि ज़ू किंग अब अगली बारी तेरी है। यहाँ पे ये कह नहीं था कि इसके पीछे, तभी ज़ू किंग उसके पीछे आके इमर्ज होता रहते साथ ही एक जोर का मुक्का सीधा इसके फेस पे जड़ देता है। यहाँ पे ये जो प्रिंस था काफी दूर जा गिरता है, इसका नाक लिटरली इसने तोड़ दिया था और तभी वो गुस्से के मारे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ज़ू किंग, तुम मेरे दरवाजे पे आओगे और तुम बचे जाओगे? ये कहते हुए वो उसके पर हमला करने जाता है। ज़ू किंग स्मोक बॉल का यूज करते हुए उसके लिए डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हुए इसके करीब जाता है। दोनों यहाँ क्लोज कॉम्बैट लड़ते हैं और यहाँ पे वो अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था ज़ू किंग के ऊपर, लेकिन ए पे हमला इसे पड़ता ही नहीं। यहाँ पे गाइस एक सीन आता है जहाँ पे ज़ू किंग के ऊपर ये हमला करने जाता है तो ये बंदा इसके हाथ पकड़ के ना उसे हवा में घुमा के रख देता है और यहाँ फिर से इनके बीच में जोर की फाइट चलती है, लेकिन मौका देकर ज़ू किंग अपने वेपन में पॉइजन लगाकर ना सीधे इसके ऊपर हमला करने जाता है, जहाँ पे ये बंदा भी इसके ऊपर हमला करता है अपने अटैक से, लेकिन ज़ू किंग उसे डॉज करते हुए इसके हाथ के अंदर अपना वेपन घुसा देता है और जिसके बाद इसे एक जोर की किक मार के दूर पटक देता है। लेकिन ये बंदा अच्छे से जानता है कि उसने उसे पॉइजन किया है, पर इससे बहुत ही ज्यादा गुरूर था कि हम जिस रेस से बिलोंग करते हैं टॉक्सिक भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन तभी सडनली ये घुटनों के बल चाल गिरता है, खून की उल्टियां करता है। यहाँ पे वो कहने लगता है कि पर कैसे? ज़ू किंग उसे दिखाते हुए कहने लगता है कि ये जो पॉइजन है ना स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था। अब तभी ये कहते हुए वो उस हॉर्सशू क्रैब को क्रश कर देता है, जो देखकर वो समझ आता है कि ये फैंटम हॉर्सशू क्रैब है जो कि एक्सट्रीमली टॉक्सिक होता है। अब ये सुनकर वो कहने लगता है कि अगर मैं मरूंगा तो तुझे भी अपनी साथ लेके मरूंगा और तभी वो
वो अपने इनर डिवाइन एबिलिटी को कास्ट कर देता है। हम देख पाते हैं कि काफी सारे पानी के वेव्स जो कि पॉइजनस थे वो यहाँ चारों तरफ से जूकिन को घेर लेते हैं और तभी वो कहने लगता है कि अब तू मरेगा। अचानक से जूकिन वॉइड में से पानी को समन करते साथ ही अपनी टेक्निक को अनलीश करता है और यहाँ हैंड साइन और बॉडी मूवमेंट के जरिए से वो फॉरबिडन सी ड्रैगन फेल को समन कर लेता है, जहाँ उसकी सबसे बड़ी आई अपीयर होती है, जिसके बाद वो सी ड्रैगन फेल आता है, आते साथ ही सारे अटैक्स को अपने ऊपर ले लेता है। अब यहाँ जैसे ये देखता है ना वो मेयरफॉल्ड प्रिंस, तो वो सीधा अपने लोगों को इन्फॉर्म करने चाहता है, लेकिन जूकिन के शैडोज उसे पकड़ लेते हैं और बिजली की स्पीड से जूकिन चाहता है अपने नाइफ नीडल से इसका खेल खत्म कर देता है। यहाँ मरते वक्त भी इस बंदे को बहुत ज्यादा घमंड था, वो कहता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते, लेकिन जूकिन तो अपनी टेक्निक के जरिए से भाई इसकी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय करके रख देता है और जो भी इसके बिलोंगिंग्स थे वो यहाँ हवा में से जा गिरते हैं। अब यहाँ से जूकिन इसका खेल खत्म करने के बाद उसका जो कम्युनिकेशन डिवाइस था उसे भी तोड़ के चला जाता है। तभी यहाँ थोड़ी देर बाद उसकी बहन यहाँ आ जाती है और जब वो देखती है कि उसके भाई की बॉडी तक यहाँ पड़ी नहीं है, तो वो यहाँ पर उसके जो दाव प्रोटेक्टर्स हैं उनकी खूब जम के क्लास लेती है और कहती है कि आखिर तुम लोग किस टाइप के उसके प्रोटेक्टर्स हो। यहाँ पे सभी लोग कह रहे थे कि हमें नहीं पता कि आखिर वो यहाँ पे रोज रात क्या करने आते हैं, पर ये उनका ऑर्डर है कि हम उन्हें फॉलो ना करें। अब तभी यहाँ पे वो ऑर्डर देती है कि मुझे इतना पता है कि जो कोई भी रॉयल ब्लड को मारता है तो उसका ऑरा कातिल के आसपास फिर भी मंडराता रहता है और बस हमें उसे ही चेस करना है। तो मेरा ऑर्डर है कि अगले 15 दिन के अंदर पूरे के पूरे 7th पीक सिटी को छान मारो, मुझे वो कातिल हर हाल में चाहिए। तभी इसकी दूसरी बहन भी कहने लगती है कि अगर खाली हाथ कोई आए ना तो उसे मौत की सजा दी जाएगी और हाँ उसके पास जो विशिंग बॉक्स था उसे भी ढूंढ के ला, चाहे जो हो चाहिए दुश्मन के हाथ नहीं लगना चाहिए। अब यहाँ पर जो दूसरी सिस्टर थी ना पर्पल हेयर वाली, जिसका नाम तो फिलहाल बताया नहीं गया, पर यहाँ वो कुछ लोगों को लेकर निकल पड़ती है क्योंकि ये लोग जानते हैं कि वो बॉक्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और दुश्मन के हाथ तो इसे कभी लगने देना ही नहीं है। अब यहाँ पर जो मेल लॉर्ड थे उनसे कॉन्टेक्ट किया जाता है और उनसे रिक्वेस्ट की जाती है जब तक छानबीन की जा रही है तब तक किसी भी शिप को यहाँ सिटी से बाहर ना जाने दिया जाए और बिल्कुल ऐसा होता भी है। अब यहाँ पे शहर में इतनी ज्यादा हलचल देखकर सभी लोग हैरान थे, लेकिन ऑर्डर ये दिए गए थे कि अगर 3 फीट जमीन तक खुदाई करके भी कातिल का पता लगाना पड़े तो लगाओ, उसे ढूंढो। पूरी सिटी में ये बात कॉमन हो चुकी थी कि मेयरफोल्ड का जो थर्ड हाइनेस है वो मारा जा चुका है, इनका इकलौता भाई जो कि आगे चल के वारिस बनने वाला था वो मारा जा चुका है। जूकिन समझ आता है कि यहाँ से उसे निकलना पड़ेगा, तो वो यहाँ पर जैसे ही पोर्ट की तरफ जाता है उसे रोक लिया जाता है, लेकिन वो अपना बैच दिखाते हुए कहता है कि मैं होमिसाइड डिपार्टमेंट का एक ऑफिशियल हूँ और एक ऑफिशियल बिजनेस से बाहर जा रहा हूँ। अब यहाँ पे जो कोस्ट डिफेंस डिपार्टमेंट के ये जो लोग थे ना जो कि 7 ब्लड आइस के लिए काम करते हैं और ये लोग फ्रीली काम करते हैं, तो ये उनमें से एक जो बंदा था वो कहने लगता है कि अगर सच में ऐसा कोई ऑफिशियल काम है तो जल्द से जल्द हमें टोकन दिखाओ, बिना वो टोकन दिखाए हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। अब दूसरी तरफ वो लेडी यहाँ पर उस ऑरा को चीज करते हुए इसी ओर बढ़ रही थी। जूकिन को इन लोगों ने घेर लिया था। अब तभी यहाँ पे हम देख पाते कि वो बिल्कुल उसके करीब पहुंच जाती है। जूकिन समझ आता है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और अगर यहाँ एक बार फंस गया तो निकलना मुश्किल है। अब तभी यहाँ पे जैसे ही उसके करीब जाती है और उसके पीठ पर हाथ रख के उससे पीछे गिर मुड़ती है ना, तभी हम देख पाते कि ये जूकिन नहीं बल्कि उसके जैसा दिखने वाला कोई और बंदा है। अभी वो लेडी समंदर की ओर देखने लगती है और मन में कहने लगती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम जो कोई भी हो, क्योंकि मैंने अभी अभी अपने भाई की ऑरा फील की थी और जो कि अभी अभी यहाँ से वैनिश हो गई। दूसरी तरफ पानी के अंदर हम जूकिन को देख पाते हैं जो कि अपने धर्मापोर्ट के ऊपर सवार होकर यहाँ से दूर निकल रहा था और अब हमें बताया जाता है कि एग्जैक्टली फ्लैशबैक में हुआ क्या। तो असल में जो जाओ किंगपेन है जो कि कोस्ट डिफेंस डिपार्टमेंट का डिसाइपल है, वो यहाँ उस ऑफिशियल के हाथ में कुछ चीजें रखते हुए कहता है कि अरे इसे लो और काम चलाओ, ये मेरा बहुत ही खास दोस्त है और भरोसे के लायक है यार, तो जाने दो। अब वो बेशर्म मान जाता है और यहाँ जाओ किंगपेन उसे इशारा करता है। जूकिन निकल पड़ता है और प्रेजेंट टाइम में वो मन में कहने लगता है कि इसने मेरी 2 बार जान बचाई। अब जूकिन यहाँ पे प्लानिंग करता है और उसका अगला डेस्टिनेशन था सी लिजर्ड आइलैंड जो कि लिंगवे आइलैंड के बहुत करीब है। साथ ही यहाँ पे फॉरबिडन सी भी इसके बहुत ही ज्यादा क्लोज है। यहाँ पे जो सीनियर ब्रदर ज़ांग ने ना उसने एक टास्क दिया था और यहाँ पर जाकर ही उसे जो सी लिजर्ड स्लग्स है ना उसे वो वही मिलेगा। इस दौरान वो उस पाउच को भी ओपन करता है जो कि उस प्रिंसेस ने हासिल किया था, यानी कि मेयरफोल्ड प्रिंस है, और इसके अंदर से भी वही ब्लैक कलर का एक बॉक्स उसे मिलता है जो कि उसे मासी के पास भी मिला था। साथ ही एक मेयरफोल्ड तलिस्मान ट्रेजर भी, जिससे लेकर जूकिन इतना समझ आता है कि ये आगे चल के इसके बड़े काम आने वाली है। और गाइस ये वही चीज है जिसे कि इस मेयरफोल्ड प्रिंस की बहनें अभी भी ढूंढ रही है। अब गाइस सडनली जूकिन को यहाँ पे कुछ फील होता है जिसका मतलब कि किसी ने इसके पर हमला किया है और अब नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो में हम जानेंगे कि इसके आगे की कहानी क्या होती है और जो सी लिजर्ड आइलैंड है आखिर हमें यहाँ पे क्या बवाल देखने को मिलता है। तो गाइस